नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग न्योलिथिक पीरियड के इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़े थे हिस्ट्री में, और मैं सोचा कि हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग जो भी अदर सेक्शन है जीके का, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, उन सेक्शंस को भी आगे प्रोसीड करेंगे। मतलब कि हिस्ट्री के साथ साथ जो अदर सेक्शन है उसको भी हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो मैं आपको आज पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने मैं आज पॉलिटी लेकर के आया हूँ। पॉलिटी में हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक विकास क्रम क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहला चीज़ कि संविधान क्या होता है। संविधान के बाद हम लोग संवैधानिक विकास क्रम के बारे में जान लेंगे। तो संविधान किसे कहा जाता है। तो संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान नियम या कानून का एक दस्तावेज होता है। मतलब संविधान के बारे में कहा गया है कि संविधान एक नियम और कानून का दस्तावेज होता है। इन दस्तावेजों में जो नियम और कानून लिखा हुआ रहता है, उस नियम और कानून को हम लोग और हमारी सरकार मानने के लिए बाध्य होती है, और कुछ एक्सेप्शनल केस में उनमें से कुछ नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। जैसे अगर देश में कभी इमरजेंसी वगैरह लग जाती है तो कुछ कुछ जो नियम होता है, कानून होता है, उसको लूप कर दिया जाता है। मतलब उसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। जो भी नियम होता है, जो भी नियम और कानून होता है, उनमें से कुछ नियम और कानून को लूप कर दिया जाता है। ठीक है। तो कुछ मानने के लिए बाध्य होते हैं, कुछ को मानने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। तो उसे संविधान कहा जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे संविधान का विकास क्रम देखते हैं, संविधान का विकास के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है कि संविधान को दो तरह से देखा जाता है। एक को कहा जाता है दुनिया का संविधान, और एक होता है हमारे देश मतलब कि भारत का संविधान। तो अगर आपको भारत का संविधान समझना है तो आपको दुनिया का संविधान समझना होगा कि दुनिया के संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है। दुनिया के संविधान में हम लोग ब्रिटेन के संविधान को देखते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। मतलब कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान मीन्स इसको पर्टिकुलर टाइम में बैठ करके लिखा नहीं गया है। मतलब कि इसको ब्रिटेन के संविधान को काम करते के साथ साथ लिख दिया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान को लिखने के लिए कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन लगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा, और पर्टिकुलर लोगों के द्वारा बैठ करके लिखा गया। लेकिन ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये एक अलिखित संविधान है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं लगा है, इसको काम करने के साथ साथ ही लिख दिया गया है। ब्रिटेन के संविधान को हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन की एक लड़की थी, ब्रिटेन की एक गर्ल थी। ब्रिटेन की गर्ल को किसी दूसरे कंट्री के बॉय से अफेयर हो जाता है या फिर प्रेम हो जाता है। अब ब्रिटेन की जो गर्ल रहती है किसी दूसरे कंट्री के बॉय से प्रेम हो जाता है, और ये इनसे विवाह कर लेती है, मतलब इनका मैरिज हो जाता है। मैरिज होने के बाद ये लड़का, मतलब ये जो लड़का है, ये आकर के ब्रिटेन में रहना शुरू कर देता है। ब्रिटेन में रहना शुरू कर देता है। अब ब्रिटेन में रहना शुरू कर देता है तो चूंकि यह रहता है दूसरे देश का, तो आकर के ब्रिटेन में रहने लगता है। और ब्रिटेन में जब रहने लगता है तो वहाँ के लोगों का फीलिंग नहीं समझ पाता है। जब लोगों का जो समस्या रहता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको ये समझ नहीं पाता है। उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, और यहाँ पे ये राजा बन करके काम करना शुरू कर देता है। तो जब लोगों की समस्या को ये समझ नहीं पाता है तो लोगों में व्यापक जो है आक्रोश आ जाता है। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश आ जाता है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये राजा सही से काम नहीं कर रहा है। जब ये देखता है कि लोग इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, इसके मतलब एक सुख शांति वाला जो जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये क्या करता है कि 3-4 लोगों का नियुक्ति कर देता है और बोलता है कि तुम लोग क्या करो,
यहाँ का जो समस्या है उसको सुलझाओ। 3-4 लोगों की नियुक्ति कर देता है, 3-4 लोगों का अपॉइंटमेंट कर देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ का जो समस्या है, यहाँ की पब्लिक का जो समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करो। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम इसमें से एक पर्सन है जिनका नाम है जॉन, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, एक का नाम है वॉटसन, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनको काम दे दिया जाता है, तुम यहाँ का जो समस्या है उसको देखो और उसको सुलझाने की कोशिश करो। अब ये जॉन है, इनके पास सपोज कीजिए कि कोई समस्या आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे सपोज कीजिए इनके पास पानी का समस्या आता है, इनके पास झगड़ा वाला समस्या आता है, तो ये झगड़ा वाला समस्या सुलझाते हैं, ये पानी वाला समस्या सुलझाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि इनके पास झगड़ा वाला समस्या आ जाता है और इनके पास पानी वाला समस्या आ जाता है, उल्टा चला गया, पानी वाला यहाँ आ गया और झगड़ा वाला समस्या यहाँ आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पर्सन है इनके पास झगड़ा वाला जो समस्या गया, ये तो सुलझा रहे थे पानी का समस्या, इनके पास झगड़ा वाला समस्या आया, जिनको समझ में नहीं आया तो आपस भेज दिए इसके पास, वॉटसन के पास, कि वॉटसन के पास जाओ, वॉटसन तुम्हारी समस्याओं को सुनेंगे। तो वॉटसन के पास भेज दिए और यहाँ पे जो वॉटसन के पास पानी का समस्या आया था वो वापस जॉन के पास भेज दिए कि जॉन के पास जाओ, जॉन पानी का समस्या सुलझाएंगे। अब फिर इनसे ये दोनों आपस में तय किए जो हमारे पास ये समस्या आया है, पानी का समस्या, झगड़ा का समस्या, इस समस्या के बारे में जो हम इन लोगों को सलाह देंगे या फिर सुलझाएंगे जिस प्रकार से, उसको एक कॉपी में लिखते चलेंगे कि झगड़ा का समस्या हुआ था तो इस तरह से इसको सुलझाए थे, मतलब इसके लिए ये काम किए थे, पानी का समस्या आया तो इसके लिए ये काम किए। उसी तरह से सपोज कीजिए कि सफाई का समस्या आया तो इसके लिए ये इसका निवारण किए। तो इस तरह से करते करते क्या किया गया, इस संविधान का फॉर्मेशन कर दिया गया, मतलब काम करते हुए ब्रिटेन के संविधान का फॉर्मेशन हो गया। इसके लिए पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं लिया गया। तो इसी तरह से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ब्रिटेन के संविधान का। और ब्रिटेन के संविधान के साथ साथ फ्रांस का संविधान, अमेरिका का संविधान, इन देशों के संविधान के बारे में भी कहा जाता है कि इनको कोई पर्टिकुलर टाइम में नहीं लिखा गया, इनके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं लगा और पर्टिकुलर लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि काम करते करते इसको लिखा गया। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इस संविधान को, भारत के संविधान को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लिखा गया और पर्टिकुलर लोगों के द्वारा, मतलब एक सभा के द्वारा लिखा गया। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान के फॉर्मेशन का मुख्य मतलब जो है काउजेस क्या है, मतलब क्या कारण था कि भारतीय संविधान को लिखने की आवश्यकता पड़ी। तो कहा जाता है कि 1757 का 1757 का जो बैटल होता है, 1757 में जो बैटल होता है, कौन सा बैटल, तो पलासी का बैटल, पलासी का बैटल, मतलब कि पलासी का युद्ध 1757 में होता है और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध और पलासी के युद्ध को ही भारतीय संविधान के फॉर्मेशन का मुख्य कारण 1757 का पलासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। तो आप लोग पूछोगे कि पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो पलासी का युद्ध हम देखते हैं, तो पलासी का युद्ध हुआ था किसके बीच, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। उसी तरह से 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, ये किनके किनके बीच होता है, तो ये होता है मुगल शासक शाह आलम सेकेंड, मुगल शासक है शाह आलम सेकेंड। उसी तरह से बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1764 का बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो ये होता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय,
मीर कासिम बंगाल के नवाब और अवध के नवाब शुजाउद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच होता है। इसमें जीत कौन जाता है? इसमें जीत जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों जीत जाते हैं? इन चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री में करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉलिटी के बारे में देखते हैं, क्यों जीत जाते हैं, क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री में, जब मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको इन सब चीज़ों को बताऊँगा। तो यहाँ से ही कहा जाता है कि भारतीय संविधान के फॉर्मेशन का नींव इन्हीं दोनों युद्ध के बाद रखा जाता है। मतलब इन दोनों युद्ध के खत्म होने के बाद भारतीय संविधान का नींव रखा जाता है। मतलब भारतीय संविधान का फॉर्मेशन की कुछ एस्पेक्ट्स माना जाता है। यहीं से भारतीय संविधान को लाने की आवश्यकता पड़ती है। अब पूछेंगे कि भारतीय संविधान को यहाँ से लाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो कहा जाता है कि इन दोनों युद्ध को जीतने के बाद होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लेती है। मतलब बंगाल पे अपना कब्जा कर लेती है, बंगाल पे अपना कब्जा कर लेती है, मतलब बंगाल को अपने अंडर में ले लेती है। और बंगाल को अपने अंडर में लेने के बाद 1764 में जो युद्ध होता है पलासी का युद्ध, वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करमुक्त व्यापार मिल जाता है। कौन सा व्यापार? करमुक्त व्यापार, मतलब कि टैक्स फ्री ट्रेड मिल जाता है। 1757 में जो पलासी का युद्ध होता है, पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करमुक्त व्यापार, और 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ से इनको दीवानी अधिकार मिल जाता है। कौन सा अधिकार? दीवानी अधिकार। अब बोलोगे सर दीवानी अधिकार क्या होता है? दीवानी अधिकार का मतलब हो गया कि जो भी टैक्स लेने का अधिकार है, अब वो कौन लेगा टैक्स? तो वो लेगा अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पूछोगे कि सर ये दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता कौन है? तो ये दीवानी अधिकार देते हैं कौन? शाह आलम सेकंड कौन थे? मुगल शासक, दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे, शाह आलम सेकंड। अब आप आएंगे सर शाह आलम सेकंड कैसे, कौन, मतलब क्यों दे देते हैं, ये देने वाले कौन होते हैं और कहाँ कहाँ पे दीवानी अधिकार दिया जाता है? तो कहा जाता है कि दीवानी अधिकार शाह आलम सेकंड किन राज्यों का देते हैं, किन प्रोविंस का देते हैं? तो ये देते हैं उड़ीसा का दीवानी अधिकार, बंगाल का दीवानी अधिकार और बिहार का दीवानी अधिकार किसको दे देते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। शाह आलम सेकंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार देने वाले कौन होते हैं? ये मुगल शासक थे। मुगल शासक थे मतलब तो क्या? मुगल शासक थे तो मतलब ये दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए थे। और उस समय माना जाता था कि जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ होता था वो कोई भी कानून, मतलब उस समय कानून तो नहीं था, फरमान ही था, तो कोई भी फरमान अगर यह जारी करता था तो वह पूरे देश में लागू होता था। मतलब कि दिल्ली के गद्दी पर जिस व्यक्ति का आधिपत्य होता था, जो व्यक्ति दिल्ली के गद्दी पर बैठा होता था, वह कोई भी फरमान जारी करता था तो वह पूरे देश में लागू होता था। तो चूंकि यह मुगल शासक थे तो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे, और दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए थे तो पूरे देश में एक तरह से इनका शासन चल रहा था, और पूरे देश में इनका शासन चल रहा था तो ये कोई भी फरमान अगर जारी करते तो वह पूरे देश में लागू होता। तो इन्हीं से क्या करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? दीवानी अधिकार ले लेती है। किस तरह से लेती है? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अब पूछेंगे सर इलाहाबाद की संधि कब हो जाता है? तो हम लोग अगर इसको मॉडर्न हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में इसको करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो हम इसको यहाँ पे करवा दें। ऐसे बेटर रहेगा कि हम लोग इसको हिस्ट्री नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इस चीज़ में आते हैं तो फिर पॉलिटी यहीं पे रुक जाएगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि जो दीवानी अधिकार है, शाह आलम सेकंड दीवानी अधिकार 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि करती है 1765 में, और इनसे ये दीवानी अधिकार ले लेती है, और बदले में इनको
सालाना कुछ रुपया देने का वादा करती है, मतलब कि एक तरह से इनको सालाना पेंशन देने लगती है कि साल में आपको हम इतना रुपया देंगे, एक तरह से पेंशन ही कहा जाए तो सही है, इनको पेंशन मिलता है और इस पेंशन पे ये पलते हैं, अंग्रेजों के पेंशन पे ये पलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े अभी क्या कि 1757 का पलासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लेती है, मतलब अपना कब्जा कर लेती है। और कब्जा करने के बाद जो इसको दीवानी अधिकार मिला था और इसको जो करमुक्त व्यापार मिला था, और आगे चल के आते हैं एक निजाम आते हैं, उन निजाम से ये क्या करती है, उन निजाम के द्वारा ये क्या करती है, तो ये ले लेती है कौन सा अधिकार, ये ले लेती है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन राइट, मतलब कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन राइट जो है वो ले लेती है निजामुद्दौला से, निजामुद्दौला से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा राइट ले लेती है, तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट ले लेती है, इनसे निजामुद्दौला से। ठीक है, निजामुद्दौला से क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन राइट ले लेती है। और यहाँ 57 में क्या मिला, तो टैक्स फ्री ट्रेड। 64 में क्या मिला, दीवानी राइट। और निजामुद्दौला से क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट ले लेती है। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मतलब क्या हो गया, तो निजामुद्दौला से बोलती है कि मतलब निजामुद्दौला से एक अधिकार ले लेती है कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अधिकारी अगर नियुक्त होता है तो उस अधिकारी के नियुक्त होने के लिए निजामुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इजाजत लेंगे, और साथ ही साथ अगर उसको हटाएंगे भी तो उसका इंफॉर्मेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। ये कर लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजामुद्दौला से एक समझौता, और इस समझौता के बाद बहुत बड़ा गेम होता है मतलब क्या होता है, तो गेम होता है इसका मतलब कि यहाँ से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के लोगों को सताना शुरू कर देगी, मतलब भारतीय लोगों को सताना शुरू कर देगी, और भारतीय लोगों को सताना शुरू कर देगी और खूब रुपया पैसा लूटेगी, पीटेगी, मतलब मारेगी उनको, पीटेगी, रुपया पैसा लूटेगी। और इस चीज को जब देखेंगे कौन, इस चीज को देखेंगे ब्रिटिश के जब संसद, तो उनका आंख फटा का फटा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 1600 में महारानी के चार्टर के द्वारा एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। संसद इसको परमिट देती है कि जाओ तुम जा करके, तो तुम्हारा नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तुम जा करके भारत में ट्रेड करो। और जब ये भारत में ट्रेड करने के लिए आती है तो इसको भेजता कौन है, तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट इसको भेजता है कि जाओ तुम जा करके क्या करो, इंडिया में ट्रेड करो। जब इसको भेजती है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो इसका भी तो कुछ मकसद रहता है कि मतलब वहां से कुछ रुपया पैसा लाएगा तो हमको देगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में लालच आ जाता है और वह क्या करती है कि यहाँ से जो भी रुपया पैसा ले जाती है इनमें इनको कुछ हिस्सा नहीं देती है। जब इस चीज को ये देखते हैं कि भाई जो तुमको राइट मिला है, मतलब जो तुमको ट्रेड करने का परमिट मिला है, वो परमिट हम ही लोग दिए हैं और हमें लोग को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, तो ये फिर क्या करती है, इनके ऊपर कुछ एक्ट लाना स्टार्ट कर देती है। और जब एक्ट लाना स्टार्ट कर देती है तो यही एक्ट कारण बनता है इसका, भारतीय संविधान के फॉर्मेशन का। तो यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करेंगे। ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा सबसे पहला जो एक्ट लाया जाता है किसके ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्यों? उनको कंट्रोल करने के लिए। वो सबसे पहला एक्ट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।